हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम ज्योग्राफी का अपना 50वां लेक्चर 15 लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ज्योग्राफी के जो एमसीक्यूज हैं, वेरियस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, और भी एग्जाम है जिनके लिए आप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे हम क्वेश्चन के आधार पर क्या है, हम यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बेस पे, और कितने डायमेंशन से वो क्वेश्चन आ सकता है, उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस तरीके से, इस चीज को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो लेक्चर का क्या है? टडोवा नेशनल पार्क नोन फॉर द शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड वियर इज लोकेटेड इन। टडोवा के बारे में पूछा गया। टडोवा नेशनल पार्क है जो आपको शेल्टरिंग टाइगर जिसमें आपको मिलेंगे, और आपको पैंथर मिलेंगे, और आपको बियर जो भालू वालू है, ये सारी चीजें मिलती हैं आपको, लोकेटेड है यहाँ पे फौनास। तो कहाँ पे है ये, इसकी लोकेशन के बारे में पूछा गया है, टडोवा नेशनल पार्क की लोकेशन। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, और देखिए टडोवा नेशनल पार्क कहाँ है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है असम, दूसरा है चंद्रपुर महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, और चौथा है आपके सामने तमिलनाडु। तो चलिए देखते हैं हम हमेशा की तरह इसका आंसर क्या है। जो तडोवा नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ मिलेगा, उसका पूरा नाम अगर देखो मैप पे देखें अगर इसको, तो ये रहा आपका महाराष्ट्र में। ये जो पार्क है ये यहाँ पे रहा महाराष्ट्र में, टडोवा अंधेरी नेशनल अंधारी नेशनल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कहाँ पे है? चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र में है, जो तडोवा अंधेरी नेशनल पार्क विच शेल्टर अराउंड द 43 टाइगर स्टिलेट। यहाँ पे भी आपको इतने टाइगर्स दिखेंगे। द टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द 50 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये कितना है? 50 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। इंडिया का चौथा 50वां टाइगर रिजर्व है। विच ऑल्सो हैपन टू बी द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन द स्टेट। और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो इसके बारे में जानना, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, इस चीज को आप जरूर कलेक्ट करें। पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, या सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए टडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। तो ठीक है। नेशनल पार्क वाज केप्ट आफ्टर द नेम ऑफ गॉड टडोवा। एक गॉड है, उनके नाम पे रखा गया, हु इज वर्शिप बाय द लोकल ट्राइब्स। जो महाराष्ट्र की लोकल ट्राइब्स है उनके द्वारा उनकी पूजा की जाती है, टडोवा। और उनके ही नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम टडोवा नेशनल पार्क रखा है, टडोवा रखा गया। एंड अंधेरी इज द नेम ऑफ द रिवर। जो अंधारी है वो एक यहाँ पे रिवर है, फ्लो होती है। ठीक है, विच मीएंडर्स बिटवीन द फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के बीच से ही फ्लो होती है, तो इसीलिए उसका नाम टडोवा अंधेरी नेशनल पार्क रख दिया। अब इसकी तो पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, और आंसर भी हमारा क्या बन गया? चंद्रपुर। ठीक है, बाकी हम थोड़ा और जान लेते हैं। जो आपके टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा अगर जान लिया जाए, तो देखो टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा जान जान लिया जाए। टाइगर रिजर्व, थोड़ी इंफॉर्मेशन ले ली जाए। रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व देखे जाए करेंटली भारत में, जो अगर टाइगर रिजर्व है तो करेंटली भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या हुआ था, ये कब चलाया गया था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1973 में चलाया गया था, 1973 में चलाया गया था। किसके द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था, इसका एडमिनिस्ट्रेटेड किया गया था, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा, एनटीसीए द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को, जो 1973 में चलाया गया था, जिसके तहत आज हमारे भारत में जो है टाइगर कितने हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं हमारे भारत में? 53 टाइगर रिजर्व हैं इस टाइम। इंडिया अगर देखा जाए, एक और इंफॉर्मेशन, इंडिया है जो पूरे दुनिया का, अगर जो टाइगर देखा जाए,
दुनिया में 80% जो टाइगर हैं वो वर्ल्ड के 80% टाइगर हैं वो इंडिया में आपके पाए जाते हैं ऑफ वर्ल्ड। पूरी दुनिया के 80% टाइगर आपके इंडिया में मिलते हैं। और वहीं अगर सेंसस की बात की जाए तो हर 4 साल, हर 4 ईयर पे एक सेंसस होता है। अभी रिसेंटली 2018 में सेंसस हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 2006 में जो भारत में टाइगर थे वो 1411 टाइगर थे। अब 2018 में इन टाइगर की संख्या कितनी होगी बढ़ के 2967, 2967 टाइगर्स भारत में हो गए। अभी रिसेंटली 53 टाइगर रिजर्व, 53rd जो लास्ट टाइगर रिजर्व जो जैसे टडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, इसको टाइगर रिजर्व सेंटर दिया गया तो इसको 50 टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, 50वां। वहीं अभी लास्ट जो अभी रिसेंटली जोड़ा गया था वो छत्तीसगढ़ के दो एरिया थे। एक तो गुरु घासीदास था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और एक यहीं पे था, कौन सा, तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों के एरिया को मर्ज करके, मिक्स करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अभी रिसेंटली जो 53rd टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए। एवरी 4 ईयर सेंसस होता है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है यहाँ पे, आपको एसएससी बेस्ड क्वेश्चन में पूछते कि अ, जो टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहाँ पे है। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ है, नागपुर में है। तो नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और टाइगर की अगर हम आईयूसीएन में है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में अगर उसका स्टेटस देखें वो इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, संकट ग्रस्त जिसे हिंदी में कहेंगे। तो ये तो था टाइगर के बारे में। बाकी हम टाइगर के बारे में और जान लें तो यहाँ पे देखो जो लोकेशन में दिया गया, कहा गया असम। तो असम में भी टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर रिजर्व असम में पाए जाते हैं। असम में आपका मानस टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, आपका नामेरी मिलेगा टाइगर रिजर्व देखने को, आपका ओरंग टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, आपका काजीरंगा देखने को मिलेगा, काजीरंगा, काजीरंगा। तो ये आपके असम के टाइगर रिजर्व हैं। 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे असम में। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, इनकी लोकेशन बेस्ड पूछा जा सकता है, तो एक बार मैप पे इनको जरूर देख लें अच्छे से। सारे टाइगर रिजर्व हैं, इनको मैप पे देख लें, स्टेट वाइज भी मैप देख लें। आपको असम के टाइगर रिजर्व को वेस्ट टू साउथ या नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ लगाने को दे सकता है। इस टाइप के आपके भी क्वेश्चन बन सकता है हमें। वहीं कर्नाटक की बात करें तो देखो, कर्नाटक में आपका पाया जाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, आपका भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डंडेली एनसली नेशनल पार्क, नागरहोल, और ये आपका ये वाला टाइगर रिजर्व बिलिगिरी रंगनाथा टाइगर रिजर्व, ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, कर्नाटक में भी। तमिलनाडु में देखें तो आपके ये वाले टाइगर रिजर्व सारे आपके कहाँ पाए जाएंगे, कर्नाटक में पाए, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो आपको काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली टाइगर रिजर्व के बारे में जानने को मिला। इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व में 53 टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व चलाया गया था। इंडिया में पूरी दुनिया के 80% टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। हर 4 साल में इंडिया टाइगर का टेस्ट सेंसस होता है, 2018 में रिसेंटली हुआ था, जहां पाया गया टाइगर की संख्या बढ़ी है बहुत ज्यादा। 53 जो टाइगर रिजर्व आया वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तोमर वाइल्ड लाइफ, पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के एक टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। वहीं टाइगर कैपिटल नागपुर को कहते हैं, आईयूसीएन स्टेटस टाइगर का इंडेंजर्ड है। ये हमने टडोवा अंधेरी नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जाना कि वहाँ की ट्राइब है, उसके नाम पे टडोवा अंधेरी, मतलब वहां पे रिवर फ्लो होती है। यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा चंद्रपुर महाराष्ट्र हो गया, लोकेशन भी देख ली। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पे एक तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, कर्नाटक के टाइगर रिजर्व दे देगा, कहता है नॉर्थ टू साउथ लगाओ। इस टाइप से आपको देखना है। जैसे आपका आपको असम के दे देगा, किसी स्टेट के देगा, या पूरी इंडिया के आपको टाइगर एक मैप बनाना है, इंडिया का मैप लेना है, उस पे सारे टाइगर रिजर्व लिख लेने हैं। अब उन टाइगर रिजर्व को नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट लगाने को दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपको दे दिया, नामेरी टाइगर रिजर्व दे दिया, और आपको गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व दे दिया, और आपको यहाँ पे एक पेंच टाइगर है, बोल दिया वेस्ट टू ईस्ट लगाओ।
अब वेस्ट ईस्ट में सबसे बेस्ट में रणथंभौर आपका राजस्थान में पड़ेगा, इसके बाद आपका पेंच पड़ेगा महाराष्ट्र में, फिर छत्तीसगढ़ का आएगा, इसके बाद बिहार, लास्ट में आपका नामेरी असम के आएगा। तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे ऑर्डर हो गया। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन यूपीएससी जैसे एग्जाम स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। और बाकी तो आपको एसएससी या स्टेट पीसीएस में इस टाइप के भी सवाल बन जाते हैं। टाइगर कैपिटल नाम कहाँ है, किसको टाइगर कैपिटल कहते हैं, नागपुर महाराष्ट्र पूना ऐसे करके दे देगा। आईयूसीएन स्टेटस पूछ देगा टाइगर का क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था ये पूछ देगा, किसके द्वारा एनटीसीए द्वारा स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था, मिनिस्ट्री कौन सी थी। ठीक है, तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी इस टाइप से कई सवाल एसएससी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में बनाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस पे बेस्ड आपके किसी भी डायमेंशन से आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये इस टाइप की अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो टडोवा रेनी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर। देखो हिमालय क्या है, हिमालय का सबसे पहले इसमें तो कहा कि हिमालयाज जो है सिचुएटेड, कौन सा पार्ट हिमालयाज का है जो आपका सतलुज और काली रिवर के बीच में पाया जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए काली रिवर कहाँ पे है, सतलुज रिवर कहाँ पे है, फ्लो करती है भारत में। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और सेंट्रल हिमालय। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखो हिमालय की अगर बात करें तो देखो पहली बात तो ये देखो हिमालय को यहाँ पे इन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड है हिमालय। ऊपर वाला जो पार्ट है इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस ट्रांस हिमालय। इसके नीचे वाला पार्ट मिलेगा आपको हिमाद्री मिलेगा, हिमाद्री, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय। इसके बाद इसके नीचे आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, और ये वाला पार्ट आपका आता है लेजर हिमालय, लघु हिमालय भी बोलते हैं, लेजर हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय। और इसके नीचे आपका आउटर हिमालय के दर्जा दिया जाता है, और इसको कहते हैं हम क्या, इस वाले हिमालय को कहते हैं जो ग्रीन वाला पार्ट है शिवालिक। और शिवालिक को एक नाम और है, इसको कहा जाता है आउटर हिमालय। ठीक है, तो ये हैं आपके, जैसे आपके ज्यादातर हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहाँ कौन से हिमालय में पाई जाती है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, लेजर हिमालय का पार्ट नहीं है। तो अब हिमालय इसको डिवाइड कर रखा है इन्होंने कई पार्ट्स में। तो जैसे हम बात करें, जैसे सिंध रिवर, ये रिवर के बेसिस पे कर रखा है, ये आपकी सिंध रिवर जाती है, सिंध रिवर और सतलुज रिवर, ये आपकी सतलुज रिवर जाती है। अब ये देखो इनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में कई बार देख चुके हैं। तो सिंध और सतलुज के बीच में आपका जो पड़ता है कश्मीर या पंजाब हिमालय पड़ता है, ये आपका है कश्मीर या पंजाब हिमालय। कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ेगा सिंध नदी और सतलुज नदी, ये वाली जो नदी है ये आपकी सतलज है, सतलज है। और ये आपकी सिंध है, इंडस रिवर है, सिंधु नदी जिसे बोलते हैं। सिंध और इंडस और सतलज के बीच में आपका कश्मीर हिमालय पड़ता है। वही सतलज और ये आपकी नेपाल में ये आपकी काली रिवर है, काली काली रिवर है। और काली रिवर के बीच में आपका जो हिमालय पड़ता है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय। और काली रिवर और आपका ये तीस्ता रिवर, ये जो सिक्किम में आपकी आती है, ये तीस्ता रिवर है, तीस्ता ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तीस्ता रिवर, इनके बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता रिवर और आपकी यहाँ पे दिवांग रिवर, जो ब्रह्मपुत्र का नाम वहां पे दिवांग है, यहाँ पे इसका नाम, इसके बीच में आपको हिमालय मिलेगा, उसको असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। तो हिमालय को पार्ट्स में डिवाइड कर, तो आपको नदियों के बीच में पता होना चाहिए। अगर लोकेशन पता है तो लॉजिकली फिर भी ये इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे अटेंड।
अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे क्या पूछा गया था, सतलज और काली रिवर, सतलज और काली रिवर के बीच में आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं कि कह रहा है हिमाचल, हिमालय, हिमाचल किस में पड़ता है, हिमाचल जो माउंटेन रेंज में पड़ता है आपका, ये पड़ेगा सतलज के ऊपर आपका पार्ट में पड़ता है, तो ये कश्मीर या पंजाब हिमालय के पार्ट में आ जाता है। वहीं दूसरा अगर हम देखें तो कह रहा है कि यहाँ हिमाद्री, हिमाद्री बिल्कुल आपके ट्रांस मतलब कश्मीर वाले पार्ट में वो वहां पे पड़ेगा, ये भी सब इसका पार्ट, सेंट्रल में आपका नेपाल ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हिमालयन के पार्ट है। कुमाऊं हिमालय सिचुएटेड विद इन सतलज एंड काली, इट हैज अ लेंथ ऑफ 320 किलोमीटर विद इन द एरिया ऑफ, इतना एरिया कवर करता है। और कितनी लेंथ है इसकी, लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर लंबा फैला पड़ा है। कहाँ कहाँ है ये आपका फैला पड़ा है, कहाँ पे, ये आपका सतलज रिवर से लेके काली रिवर के बीच का क्षेत्र है, कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र है। चलिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे, देखो यहाँ पे हिमालय बेस पे आप मैप बना लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, ये जैसे ट्रांस, हिमाद्री, ग्रेटर, लेजर, ये दिया, आपसे पूछ देगा सबसे हाई, दुनिया की सबसे ऊंची पीक किस हिमालय के कौन से पार्ट में है, तो आपको लेजर हिमालय, ग्रेटर हिमालय ऐसे दे रखा होगा। आपको वेस्ट टू ईस्ट ऐसे लगाने को हिल्स दे सकता है, इस टाइप के आप, पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैप बनाइए और उस पे अपनी लोकेशंस मेजर कीजिए कहाँ पे क्या है, तो इससे आप इजीली तैयार कर पाएंगे, वरना रट नहीं पाएंगे इस चीज को आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज टर्म ऑफ एरिया ऑफ कोर एंड क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो यहाँ पे हमें सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बताना है, तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है, तो कह रहा पेंच टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, या नागा अर्जुन नागा नाग अर्जुन सागर, अर्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, या कह रहा मानस टाइगर रिजर्व है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पहला पेंच टाइगर रिजर्व, पेरियार, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, मानस। तो चलो देखते हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा अगर टाइगर रिजर्व देखा जाए, वो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये देखो, ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये रहा आपका नागार्जुन, ये ये वाला जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, ये आपका है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कितना है, इतना लार्ज है, ये 2595.72 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, मतलब 2595.72 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट देखा जाए। अभी हम बात पीछे कर चुके थे, इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, सबसे इंडिया में सबसे मतलब वो देखा जाए सबसे, क्या बोलते हैं, कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में, तो 53 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन था, छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व था, जैसे गुरु घासीदास और तोमर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के, जो इन दोनों के पार्ट्स को, कुछ कुछ पार्ट्स को मिला के जो टाइगर रिजर्व बनाया गया, वो है कहाँ, छत्तीसगढ़। भाई 50 टाइगर रिजर्व आपका डडोवा अंधेरी नेशनल टाइगर रिजर्व था, और 53 टाइगर रिजर्व आपके इंडिया में। अब हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देखते हैं यहाँ पे, कि टाइगर रिजर्व तो हमने देखा, लेकिन अब हम टाइगर पॉपुलेशन को इसमें देख लेते हैं, टाइगर पॉपुलेशन। अगर हम टाइगर पॉपुलेशन की बात करें, तो सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन आपको मध्य प्रदेश के देखने को मिलेगी, 526 टाइगर्स देखने को मिलते हैं। वहीं आपको दूसरे पे कर्नाटका मिलेगा, जहां पे आपको 524 टाइगर मिलेंगे। वहीं तीसरे नंबर पे आपको तमिलनाडु, वो उत्तराखंड देखने को मिलेगा, जहां पे 442 टाइगर देखने को मिलते हैं। और फिर तमिलनाडु आप देखेंगे तो 229 टाइगर रिजर्व, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है 190 टाइगर रिजर्व। तो ये टाइगर रिजर्व सारे नहीं रटने हैं आपको, फिलहाल 3 या 4 तक आप देख सकते हैं टाइगर रिजर्व के यहाँ पे, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्डर में बताइए टाइगर रिजर्व के बारे में, इस टाइप से अभी तक सवाल पूछा नहीं गया। स्टेट पीछे से यूपीएससी में पूछ देगा आपको, सिंपली आप एसएससी जैसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ऑर्डर में आप बताइए, क्रॉनिकल ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, एमपी, फिर कर्नाटक, फिर यूके, फिर इसके बाद यूके मतलब उत्तराखंड, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका महाराष्ट्र। इस टाइप से आपको पढ़ने हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। बाकी हम टाइगर पिछले अभी क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, टाइगर के रिजर्व के बारे में ज्यादा अच्छे से देख लिया हमने। एक प्रोजेक्ट टाइगर चला था, जो कब 1973 में चलाया गया था।
अब बाकी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है, और देखो, एक तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व पूछ दिया, अब दूसरा डायमेंशन क्वेश्चन का ऐसे ही दे सकता है, ऑप्शन यही रहेंगे। पूछ देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए टाइगर कहाँ, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। मैप बेस्ड भी हम बात कर चुके हैं कि आपको मैप बेस्ड पूछ सकता है टाइगर, या इंडिया के पूरे मैप पे टाइगर रिजर्व को आपको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट लगवा सकता है। तो देखो, पेंच टाइगर रिजर्व जो आपको मिलता है ये आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, और ये महाराष्ट्र की बाउंड्री के साथ शेयर करता है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है। ये जैसे अगर महाराष्ट्र का मैप बनाए तो ये इस टाइप का महाराष्ट्र का मैप है, और महाराष्ट्र के मैप पे यहाँ पे आपको पेंच टाइगर रहेगा, यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको। वहीं पेरियार की बात करें तो ये केरला में मिलेगा आपको, और नागार्जुन हम देख ही चुके हैं आंध्र प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व आपका कहाँ मिलेगा, आपका मिलेगा असम में। असम में कितने टाइगर, चार टाइगर रिजर्व, मानस, नामेरी, और एक आपका पड़ता है मानस, नामेरी, ओरंग और काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, असम में मिलेंगे। ठीक है। चलिए, बाकी महाराष्ट्र में अच्छा आपके और भी टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व देख लिए जाए तो आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व है, टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर, ये पेंच अगर महाराष्ट्र में भी थोड़ा पार्ट शेयर करता है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, और आपका नागजीरा टाइगर रिजर्व है, आपका वोर टाइगर रिजर्व है। तो क्या है कि हम अभी यहाँ पे सारे टाइगर रिजर्व नहीं देख पाते हैं, देख पाएंगे, तो आपको क्या करना है कि एक मैप लेना है इंडिया का, स्टेट वाइज जो भी टाइगर रिजर्व है उनको कलर्ड पेन लेके उनको फिल कर लेना है बार बार उस मैप को। तो इस टाइप से आपको टाइगर रिजर्व की लोकेशन भी पता लग जाएगी, और आपके माइंड में सेट मतलब बैठ जाएगा एकदम कि ये टाइगर रिजर्व, हाँ टडोबा यहाँ पे है, और अंधेरी यहाँ पे, मतलब टडोबा यहाँ पे है, और राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पे है। ये सारे आपको पता लग जाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में करंटली इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में हैं, ये आपके लिए एक सवाल है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने नेशनल पार्क, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व्स की बात कर ली, 53 टाइगर रिजर्व्स है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मतलब जो मृदा संरक्षण की बात कर रहा है, मिट्टों को, मिट्टी के संरक्षण की बात कर रहा है, मृदा संरक्षण की बात कर रहा है, सॉइल कंजर्वेशन इन द कोस्टल, कोस्टल रीजन में, मतलब तटीय क्षेत्र में बात कर रहा है कि तटीय क्षेत्र में जो मृदा संरक्षण है उसको, एंड ड्राई रीजन या कोई सूखा क्षेत्र है, वह रो ऑफ ट्री, आप रो ऑफ ट्री लगा देते हो ऐसे, ये रो ऑफ ट्री, ये आप रो ऑफ ट्री ऐसे करके लगा देते हो। ठीक है। तो कह रहा है प्लान टू चेक द विंड्स मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर इन कॉल्ड। तो मल्चिंग के थ्रू करते ही मेथड दिए गए हैं, कह रहा कि मल्चिंग के थ्रू हम कोस्टल रीजन में एक प्लांट्स की सेल्ट, एक टाइप की, मतलब एक स्ट्रिप लगा देते हैं सीधा, मतलब एक बड़ी सी रो बना देते हैं, जिससे हम सॉइल का कंजर्वेशन कर सकें, वहां की सॉइल प्रोटेक्ट कर सकें। किससे, कि समुद्र से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या करती हैं, अब विंड के सहारे, पानी के सहारे सॉइल क्या होती है, इरोजन होता है उसका, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। तो उस चीज को बचाने के लिए क्या है कि उन्होंने ये यहाँ पे बताया, सॉइल कंजर्वेशन का एक मेथड है। तो इनमें से कौन सा है, मल्चिंग है, कंट्रोल बैरियर है, रॉक डैम है, या शेल्टर वेल्ट है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए खुद से। अगर आप खुद से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मल्चिंग के बारे में, देखते हैं। तो मल्चिंग के बारे में अगर देखा जाए तो मल्चिंग क्या है। मल्चिंग एक प्रोसेस है या प्रैक्टिस समझ लो, प्रोसेस या प्रैक्टिस समझ लो, जो भी समझो। ठीक है। किस चीज की प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, ये कवर करती है सॉइल या ग्राउंड टू मोर फेवरेबल, ये मतलब एक सॉइल को कवर करती है, किसको कवर करती है, सॉइल को या किसी ग्राउंड को, वो उस ग्राउंड को कवर करती है जो मोर फेवरेबल कंडीशन होती है, जहां पे प्लांट्स के ग्रो की या डेवलपमेंट की या क्रॉप प्रोडक्शन की, तो वहां उसे कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग देखो, अगर देखा जाए यहाँ पे देखो, ये है मल्चिंग। तो मल्चिंग में बच्चों क्या कर रहे हैं, मल्चिंग में देखो यहाँ प्लांट्स के चारों ओर क्या किया इन्होंने,
मैन्योर मतलब यहाँ पे खाद आद लगा दी जो भी है नेचुरल तरीके से, और इन्होंने मिट्टी को पलट पलट के यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी हो सके सॉइल को कंजर्व करने के लिए। तो ये भी एक मल्चिंग प्रोसेस है, लेकिन ये कोस्टल रीजन में नहीं देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें कंटूर फॉर्मिंग, कंटूर वेरियर की, तो ये आपको देखो कंटूर वेरियर दिखेगा, कंटोर वेरियर देखने को मिलेगा। कंटोर वेरियर में क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो ये हिली एरिया में ज्यादा आपको देखने को, ये आपको हिल्स, हिली एरिया में देखने को मिलेगा। और हिली एरिया में क्या होता है कि कल्टीवेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इरिगेशन करोगे तो पानी ढाल के सारे, स्टीप स्लोप होती है, ढाल के सारे ढल के चला जाएगा। ठीक है, तो पानी रुकेगा नहीं, वाटर को पानी भी नहीं मिलेगा, बहुत समस्या बड़ी है। या वहां की जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे ढल के चली जाएगी, तो मिट्टी नहीं रुकेगी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या किया जाते हैं, बैरियर टाइप के बना दिए जाते हैं, ये रॉक बैरियर टाइप के बना दिए जाते हैं, ये देखो चट्टाने लगा के। तो ये जो पार्ट बचा है, इस पार्ट में यहाँ प्लांटेशन करते हैं, वाटर भी यहाँ पे बना रहता है, तो यहाँ पे नमी बनी रहती है, और यहाँ पे खेती बाड़ी जो भी करते हैं ये अपनी थोड़ी छोटे लेवल पे वो कर लेते हैं। तो ये होती है कंट्रोल वॉरियर, ये आपको हिली क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब दूसरी आ जाती है रॉक डैम। तो रॉक डैम आपको वाटर क्षेत्र में मिलेगा, जैसे आप डैम बना देते हो, वो भी एक रॉक डैम है। तो ये वाटर को कंजर्व करता है, यहाँ पे वाटर से मतलब जो सॉइल कंजर्वेशन होता है उसका करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या किया, छोटे छोटे रॉक के वेरियर टाइप के बना दिए। अगर पानी रॉक वेरियर ना बनाए तो पानी का फ्लो बहुत तेज होगा। अब पानी का फ्लो बहुत तेज होगा तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी काट कूट के ले जाएगी साथ में। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन को बनाने के लिए यहाँ पे रॉक डैम भी एक प्रोसेस है जो सॉइल कंजर्वेशन करती है। बट हमारा आंसर तो नहीं है, आंसर में हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा, कोस्टल रीजन के बारे में पूछा। तो कोस्टल रीजन में क्या करते हैं, जैसे ये आपका, जैसे ये होती है आपकी शेल्टर बेल्ट। क्या होता है कि जैसे आपका देखो ये है आपका ओशियन, और ये आपका कोस्टल रीजन है, ये आपका कोस्टल रीजन है। अब कोस्टल रीजन में ये आपका लैंड रीजन है, और कोस्टल रीजन में क्या किया बच्चों, यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके प्लांट्स लगा दिए, प्लांट्स की एक बेल्ट टाइप की लगा दी कोस्टल रीजन में। अब जब हवा चलती है तो ये इन पे, जैसे ये देखो ये मूव कर रहे हैं, हवा लग रही है इन पे, तो ये हवा वहां पे मतलब क्या करते हैं, ये एकदम ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देते हैं, एक टाइप का रुकावट पैदा कर देते हैं हवा का। तो यहाँ की मिट्टी कंजर्व रहती है, कोस्टल रीजन की जो सॉइल होती है वो कंजर्व रहती है। वो मतलब यहाँ की मिट्टी मतलब एक जगह से दूसरी जगह इरोजन नहीं होता है उसका। नहीं तो अगर ये ना हो, हवा को ना रोकें, तो इरोजन हो जाए, मिट्टी एक जगह से ऊपर जगह चली जाए, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी लेयर में ही न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जिससे क्या होता है, मिट्टी फर्टाइल या जो भी होती है, क्रॉप्स होती है वहां पे। तो यही है इसका एक रीजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्टर वेल्ट आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गएंगे। और भी सॉइल कंजर्वेशन के मेथड हैं, तो आप एक बार उनको देखिए मैप पे, मतलब मैप पे क्या है, एक बार उनको एनसीईआरटी में देखिए। एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे सॉइल कंजर्वेशन के जो मेथड हैं, तो उनके बारे में आप पढ़िए कि और क्या क्या मेथड हैं। क्योंकि एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स A4 साइज पेपर के आधे ही पेज पे आ जाएगा सॉइल कंजर्वेशन का, कि सॉइल कंजर्वेशन के कौन कौन से मेथड हैं, उनको लिख लीजिए अपने नोट्स पे। ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, थोड़ी सी स्पेस लेगा। तो जैसे मल्चिंग है, कंट्रोल वेरियर है, रॉक डैम है, एक स्टेप फॉर्मिंग है। ठीक है, स्टेप फॉर्मिंग हिली एरिया में करते हो। और भी सॉइल कंजर्वेशन के मेथड है, क्या क्या मेथड है, उन सारी चीजों को लिख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं रियो समिट। अब रियो समिट इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है, तो पहला ऑप्शन है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, दूसरा है ग्रीन हाउस गैसेस, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, हरित गृह गैसेस। जो ओजोन डिप्लेशन है, जो ओजोन लेयर है उसका जो क्षय होता है, डिप्लेशन मतलब क्षय, जो खरा मतलब उस इफेक्ट पहुंचता है उस पे, वो वेटलैंड की बात कर रहा है यहाँ पे, वेटलैंड की बात कर रहा है, आर्द्र भूमि जिसे हिंदी में कहते हैं, आर्द्र भूमि। तो चलिए, रियो समिट किससे रिलेटेड था, सबसे पहले तो आज क्वेश्चन यही उठता है, रियो समिट हुई कब थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मैप पे भी देखेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन डिप्लेशन एंड वेटलैंड्स।
चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए कि रियो समिट कहाँ पे हुई थी, उसके बारे में जानते हैं हम रियो समिट के बारे में। तो देखिए, जो अर्थ समिट हुई थी ऑल्सो नोन एज रियो समिट, अर्थ समिट को ही रियो समिट भी बोलते हैं, और ये कहाँ हुई थी, ये 1992 में हुई थी। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो। अब रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ये ब्राजील में है। ब्राजील का एक कोस्टल सिटी है जो अटलांटिक ओशियन से अपना बाउंड्री शेयर करता है। 100 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब हेड्स ऑफ स्टेट थे, 100 देश समझ लो, जिन्होंने सिग्नेटरी थे, जिन्होंने सिग्नेचर किए थे कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द कॉन्फ्रेंस, इन दिस कॉन्फ्रेंस। कन्वेंशनल सीवीडीटी क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज नोन इनफॉर्मली एज अ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, मतलब जो जैव विविधता थी उसके संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन था। इज अ मल्टीलेटरल ट्रिटी थी, एक टाइप की ट्रिटी थी जो 100 देशों ने उस पर सिग्नेचर किए थे, जिसमें भारत भी था। द कन्वेंशन हैज 3 मेन गोल, इनके 3 गोल थे कन्वेंशन के। एक तो सस्टेनेबल की बात कर रहा, और कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, संरक्षण की बात की गई थी। सस्टेनेबल यूजेस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जो भी आप यूज कर रहे हो उन कंपोनेंट्स का ऐसे यूज कीजिए कि आगे आने वाली भावी पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी उसका यूज कर सके। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी मिलता है उसका हमें क्या करना है, इक्विटेबल फेयर और तरीके से हमें शेयर करना है। ये सारे सीबीडीटी में दिए गए थे। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अब हम देख लेते हैं मैप पे आंसर हमारा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब एक बार हम रियो डी जेनेरियो को देख लेते हैं मैप पे। तो चलिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से बिल्कुल हम वेस्ट की तरफ चलेंगे। ये हमारा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का अरेबियन सी, फिर हम पर्शियन गल्फ, रेड सी, रेड सी के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसको पार करेंगे। इसके बाद फिर हम चलेंगे कहाँ पे, हम अटलांटिक ओशियन को पार करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। अगर जूम इन किया जाए तो देखो, थोड़ा सा नीचे आके हम देखेंगे ब्राजील, हमें एक कंट्री मिलती है। ब्राजील साउथ अफ्रीका अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री, और साउथ अमेरिका की इस कंट्री में आपको यहाँ पे एक सिटी दिखेगी, कोस्टल सिटी। ये है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का, जो अटलांटिक ओशियन से क्या करती है, बाउंड्री शेयर करती है। तो ये आपने देख लिया मैप पे। अब बाकी आप अफ्रीका अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में देख ले, कितने देश हैं, क्या है, इसके बारे में जान ले। अब बाकी बैक टू द क्वेश्चन। तो हमने देख लिया रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट, या रियो समिट भी बोलते हैं इसे, उसके नाम से हुई थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रियो समिट आपकी कब हुई थी, अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुई थी। अब अटलांटिक ओशियन से कोस्टल सिटी बनाता है, ये सारी इसी से एक रिलेटेड एजेंडा फॉर एजेंडा 21 भी था, किससे? और समिट से रिलेटेड। और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और शॉर्ट सा नोट्स है, बन जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड है। ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर लें तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द इंफ्रारेड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। सन से जो भी इंसोलेशन आता है, जो भी मतलब सन से रेज आती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन हुआ, उनको क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर लेती हैं। अब ट्रैप कर लेती हैं तो रोकती हैं, फ्रॉम प्रिवेंट इट फ्रॉम escaping टू आउटर स्पेस, और इनको आउटर स्पेस में जाने से रोकती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये क्या करती है, रेडिएटेड बैक टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये जो भी एटमॉस्फेयर है अर्थ का उसको रेडिएट करती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सीधा सीधी ये कह दो, ये आपकी अर्थ है, ये सन रेज, सन है। सन से जो भी रेज आती हैं, तो आपकी जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी ये सब क्या है, और भी गैसेस हैं आपकी, जैसे ओजोन हो गई, और आपकी यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई। ये सब क्या है, ये आपकी सारी हैं मतलब ग्रीन हाउस गैसेस। वाटर वेपर्स हो गई, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये क्या करती हैं, अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखती हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस का बड़ा अच्छा योगदान है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो
तो क्या हो, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, वो क्या करती हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और ये बहुत ज्यादा क्या करेंगी, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। तो अर्थ पे भी बहुत ज्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगी, आपको ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, फ्लडिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ये सारी कंडीशन है। अब हम बात कर लेते हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अब इनमें जो ग्रीन हाउस गैसेस को जैसे संतुलित करके कौन रखता है हमारे अर्थ पे, या मतलब फ्रीज्ड हो जाएंगी, सॉरी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा देंगी, फ्रीज्ड हो जाएंगी। मतलब अर्थ हमारी फ्रीज हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती, तो हम थोड़ा उल्टा बता गए, थोड़ा दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत वार्म गैसेस होती हैं। अगर वो ना होती, उससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा संतुलित रहता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर होता क्या होता, बहुत ही ज्यादा फ्रीज जोन में आ जाती है अर्थ हमारी, और एक बर्फ का गोला बन जाती है। इसलिए ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, अर्थ पे गर्मी बनाए रखती है, जिससे एक मतलब एक सर्टेन कंडीशन बनी रहती है। तो ये है यहाँ पे सही, राइट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन। जो ह्यूमन इंटरवेंशन क्या है, कि जो मानव एक्टिविटी करता है, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे ग्रीन, हम और देख लें कि ग्रीन हाउस गैसेस को संतुलित बनाने में किसका, हमारे एटमॉस्फेयर, जैसे प्लांट है। अब प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ऑक्सीजन को एमिट कर देते हैं, और ये सारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। अब प्लांट क्या करते हैं, उस कार्बन एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कंजर्व करके रखते हैं अपने पास, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्लांट्स को काट रहे हैं, प्लांट्स को काट रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में कोई क्या है, अब भाई किसी चीज की एक्सेस अगर ज्यादा होगी, तो उसके भी तो हार्मफुल इम्पैक्ट होंगे। माना कि वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, हमारे अर्थ को थोड़ा वार्म रखती हैं, टेम्परेचर बना के रखती हैं, जिससे रहने लायक कंडीशन बनती है। लेकिन अगर उनकी भी तादाद बढ़ जाएगी, उनकी लिमिट बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा नहीं हो जाएगी, ज्यादा गर्मी हो जाएगी, उसके हार्मफुल इम्पैक्ट क्या होंगे, पोल्स पे मेल्ट, जो भी आइस होगी वो मेल्ट हो जाएगी, पानी का लेवल बढ़ेगा, सबमर्ज हो जाएंगे, क्या आपके जो भी हैं डूब जाएंगे, आइलैंड कंट्री हैं वो डूबने लगेंगी। क्लाइमेट चेंज जो अभी देखी जा रही है, इसी की वजह से देखी जा रही है। क्यों, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। ह्यूमन क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के मात्रा को और इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, अफॉरेस्टेशन कर दे रहा है, अफॉरेस्टेशन कर दे रहा है, मतलब वनों की कटाई कर रहा है यहाँ पे। अब पेड़ काटोगे तो क्या होगा, ग्रीन हाउस, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या करती है, वो अब एटमॉस्फेयर में ही बनी रहेगी, अब वो कंजर्व नहीं होगी यहाँ पे आके। तो प्लेन ये काट रहे हो आप, ठीक है। इससे आप इंफ्रा, अब इनको करके आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, बिल्डिंग बना के क्या हीट ट्रैप हो जा रही है आके बिल्डिंग के बीच में, ब्लॉक में। तो और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, ये सारी समस्याएं देखने को मिली। मतलब मोटा मोटी तौर पे कहे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या मिल रही है। वो क्यों मिल रही है, ग्रीन हाउस गैस के, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीमेंट से, एक्सेस में इंक्रीमेंट से। क्योंकि एक लिमिट तक अगर उन ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखती हैं, फ्रीज जोन में नहीं जाने देती हैं उसको। अब लेकिन अब ज्यादा उन पे एक्सेस लिमिट बढ़ जाती है, तो क्या होता है, नुकसान देखने को मिलता है हमें। तो आज हम जो देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है, कि कहीं नदियों में फ्लड आ रहा है बहुत ज्यादा, कोई आइलैंड डूब रहा है, जैसे अभी इंडोनेशिया अपनी जो कैपिटल है जकार्ता, उसको क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, बोर्नियो आइलैंड पे जो है वहां पे शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि जकार्ता बता रहा है कि वो डूब रही है कैपिटल। ठीक है, उसकी जो जहाँ पे कैपिटल है, वो सबमर्ज हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वाटर लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, और भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे मानसून पे इम्पैक्ट पड़ा, मानसून अब बेतुके टाइम पे आती हैं, सारे हैं। तो ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट क्यों, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से देखने को मिलती हैं। और ये हमने देख लिया यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का टॉपिक। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, आपकी ओजोन है, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके बारे में हमने देख लिया अच्छे से। अब बाकी हम बात कर लेते हैं ओजोन डिप्लीशन की। तो ओजोन डिप्लीशन हम अच्छे से पहले भी देख चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ओजोन एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, कौन से एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। एक बैड ओजोन भी पाई जाती है, वो ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अब ये देख लेना आप, लेयर इनकी, एटमॉस्फेरिक लेयर ऑर्डर में। फिलहाल तो हम ओजोन की बात करें,
तो ओजोन क्या है, ये अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो ग्रीन हाउस गैस है, ये हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, फिल्टर करके भेजती है रेज को। अगर ना हो ओजोन लेयर तो क्या होंगे, डिजीज हो जाएंगी, आपको स्किन कैंसर जैसी बीमारियां देखने को, इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा, आपकी बॉडी का। तो ये सारी प्रोसेस देखने को मिलेंगी बॉडी में, आपके मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, ह्यूमन लाइफ के लिए और भी एनिमल जो लाइफ है उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन में क्या होता है कि क्षरण कर रहे हैं हम उसका, क्यों क्षरण कर रहे हैं, कि ओजोन लेयर में क्या होती है कि जो आपके रेफ्रिजरेटर हैं, आपकी बॉडी परफ्यूम है, आप डालते हो ड्यूड्रेंट जो भी डालते हो, तो उनमें एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक सब्सटेंस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है, ये ह्यूमन को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती है, ये सीधा ओजोन लेयर को इम्पैक्ट करती जाके है। ये ह्यूमन को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, हम बॉडी इस पे डालते हैं हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ओजोन लेयर का। और ओजोन लेयर जब उसमें क्या है, जैसे अभी अंटार्कटिका पर साउथ पोल पे हमें एक होल मिला, होल पाया गया था। अब होल से क्या हुआ, स्किन कैंसर, ये बहुत अल्फा जो अल्ट्रावायलेट रेज थी डायरेक्ट आ रही थी। तो ये क्या था, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का क्षरण करता है, ये ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाता है बहुत ज्यादा। प्रोटेक्टेड जो लेयर है हमारी लाइफ की, अर्थ की, उसको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है। रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस या बॉडी परफ्यूम से, ये जो गैस होती है इनमें, ये ज्यादा, तो इसीलिए कह रहे हैं इन चीजों का यूज जितना कम हो सके करो, यूटिलाइज, क्योंकि ये हमें इनडायरेक्ट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बहुत हार्म पहुंचा रही हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित है। वहीं वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड की बात की जाए तो देखो, वेटलैंड एक एरिया होता है वेयर द वाटर इज प्राइमरी फैक्टर। अच्छा, वेटलैंड में वाटर प्राइमरी फैक्टर होता है, कंट्रोल करता है एनवायरनमेंट को, एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ, जो भी प्लांट या एनिमल लाइफ होती है उनको प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, वहां के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है ये देखते हैं। एक टाइप की वाटर टेबल होती है, इज एट और नियर द सरफेस ऑफ लैंड, लैंड पे ही होती है, लैंड के सरफेस पे ही आपको वाटर टेबल मिलेगी देखने को। देखो ये क्या है, ये वेटलैंड है, ये देखो इस टाइप के जो हैं ये आपके वेटलैंड हैं, ये लैंड पे ही देखने को मिलते हैं, दलदल टाइप के जिन्हें आर्द्र भूमि कहते हैं। और ये आपको कहाँ मिले, जैसे हिली रीजन है और ये वाटर है ओशियन, उनके बीच में आपको प्लेन रीजन, प्लेन एरिया में, लो लाइंग रीजन में देखने को मिलेंगे आपको वेटलैंड। जैसे इसमें आपके कोस्टल इनलैंड वेटलैंड आ जाते हैं, फूड प्लेन्स आ जाते हैं, फ्लड प्लेन्स, स्वैम्प है, मार्सेस जो आपके दलदलीय क्षेत्र वो आ जाते हैं, मैंग्रोव जो कोस्टल रीजन में आपके, डेल्टा, ये सब वेटलैंड में आ जाते हैं, आपके डेल्टा में आपके वेटलैंड में आ जाएंगे। तो इंडिया में देखा जाए तो नेटवर्क 49 रामसर साइट्स इंडिया कवर करता है। ठीक है, इतने हेक्टेयर, हाईएस्ट इन साउथ, पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा अगर वेटलैंड्स हैं वो कहाँ है, अपने भारत में है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कहाँ है, यूके में है, अमेरिका में है, कहाँ है, ये आपको एक बार सर्च करना है, ये आपके लिए होमवर्क है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, वो है इंडिया में 49 है। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में रामसर साइट्स हैं, 49 रामसर साइट्स, और भी अभी इंक्रीज हुई हैं, तो उनको देख लेना कौन कौन सी ऐड है, ये थोड़ा। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया, जो अगर वेटलैंड कवर करता है इंडिया का, पूरी इंडिया का जो 2.4%, तो इंडिया कवर करता है पूरी वर्ल्ड का लैंड। और इंडिया का जो लैंड है उसका 4.6% कवर करता है वेटलैंड, आर्द्र भूमि को कवर करता है 4.6। अब इस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखें वेटलैंड डिक्लेयर क्या करता है, रामसर साइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉर द कन्वेंशन। इनके मतलब प्रोटेक्शन के लिए क्या है, एक रामसर साइट है जो ये करता है, पूरी दुनिया में 2400 रामसर साइट है। रामसर एक जगह है ईरान में, उसके बेस पे ही यहाँ पे एक बना था, कन्वेंशन हुआ था वहां पे, तो उसका रामसर कन्वेंशन नाम रख दिया गया, उसके आधार पे ही इनका प्रोटेक्शन किया जाता है वेटलैंड का। तो दो 2400 वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड में, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो ये वेटलैंड भी देख लिया हमने, ये नेचुरल वेटलैंड भी होते हैं, मैनमेड वेटलैंड भी होते हैं, दो टाइप के वेटलैंड होते हैं आपके, तो हमने देख लिया यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब्दुल कलाम। अच्छा, वेटलैंड पे क्वेश्चन आपसे कई डायरेक्शन से पूछा जा सकता है, कि इंडिया के अभी नए वेटलैंड ऐड हुए हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं, कौन सा है वेटलैंड, आपको ऑप्शन में दे देगा। या वेटलैंड की लोकेशन पूछी जा सकती है, इंडिया में ये वाला वेटलैंड कहाँ पे पाया जाता है।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में है, ये क्या है, इस टाइप से आप प्रिपेयर करो। तो वही है, मैप लीजिए एक इंडिया का, और सारे वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का है, इंडिया का लीजिए और इंडिया के सारे वेटलैंड हैं उनकी लोकेशन फीड कर दीजिए वहां पे। एक से दो बार अपना सामने लगा लीजिए या एक डायरी टाइप की बना लीजिए, वहां पे बार बार देखते रहिए, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, ऐसे रट नहीं पाएंगे हर चीज आप, ठीक है। तो अब पूछा गया अब्दुल कलाम आइलैंड के बारे में पूछा गया, और इस नाम चेंज किया गया था इसका, इज ऑफन सीन इन न्यूज एंड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अच्छा क्या है, हम यहाँ से इंफॉर्मेशन थोड़ा गैदर करेंगे क्या है। तो अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम कौन थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, एक पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, किस नंबर के ये हमारे देश के चौथे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति थे। ये आपका एसएससी बेस्ड या स्टेट पीसेस बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। तो चलिए, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार आइलैंड में है, एंड उड़ीसा में है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ये रहा देखो हमारा उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा। और उड़ीसा में आपको कोस्टल सिटी, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और बे ऑफ बंगाल में आपका कोस्टल एक रीजन है जिसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं। अब्दुल कलाम आइलैंड, अगर आप मैप पे देखें इसको, तो देखो इंडिया के मैप पे देखा जाए, अब्दुल कलाम आइलैंड, तो ये देखो अब्दुल कलाम आइलैंड है आपका, सैटेलाइट मैप देखा जाए तो ये देखो, ये पूरा उड़ीसा है आपका, उड़ीसा में ये आपका आइलैंड है, ये ये इस आइलैंड का नाम अब्दुल कलाम आइलैंड है, ये, ठीक है। ये आपका आइलैंड है, थोड़ा जूमिंग, हाँ ये आपका अब्दुल कलाम आइलैंड है। और ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है आपका। तो हमने मैप पे देख लिया इसको, बाकी बैक टू द क्वेश्चन आते हैं अपने। तो अब्दुल कलाम आइलैंड क्या है, फॉर्मली नोन एज अ व्हीलर आइलैंड, पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था, ठीक है। अब इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है। ये 150 किलोमीटर में फैला पड़ा है अप्रोक्सीमेटली, उड़ीसा में, भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर है, ईस्ट में है। और भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की, वहां से 150 किलोमीटर दूर ये आइलैंड है। इसका नाम पहले एक कमांडेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर थे इंग्लिश, जो ब्रिटेन के, ह्यूज व्हीलर, उनके नाम पे था इसका नाम। फिर बाद में 2015 में इसका नाम हमारे जो लेट प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट थे, एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पे रख दिया गया है। तो ये कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में ये है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हीलर आइलैंड का अभी नाम, इनमें से कौन सा व्हीलर आइलैंड का जिसका नाम चेंज हुआ है, क्या नाम हुआ है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पे है ये तो पूछ ही लिया आपसे। तो चलिए, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आर वीडियो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी की बात करेंगे कि साउथ चाइना सी में ये लोकेशंस दी गई है। पहला आपको मिस्चीफ रीफ दी गई है, और दूसरा आपको दिया गया है क्या, नटूना आइलैंड, और तीसरा आपको दिया परासल आइलैंड्स। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे हैं ये लोकेशन सारी, कि कहाँ पे आपका मिस्ट्री द्वीप है, कहाँ पे आपका नटूना आइलैंड है। और देखते हैं हम मैप पे, फिलहाल तो इन्हें, अब मिस्चीफ रीफ देखी जाए फिलहाल, तो आप मैप पे अगर देखो तो ये देखो, ये आपका साउथ चाइना सी है। और ये आपका पूरा क्या है, आपका साउथ चाइना सी है, जो आपके वियतनाम और ये इनसे क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो साउथ चाइना सी में देखें तो देखो, ये रहा आपका नटूना आइलैंड, नीचे इंडोनेशिया का पार्ट, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आपको जो मतलब मिलेगा ये, और नटूना आइलैंड है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना क्लेम करता है इस पे। 9 डैश लाइन है यहाँ पे, ये 9 डैश लाइन बोलते हैं, ये साउथ चाइना सी से रिलेटेड है 9 डैश लाइन। तो चाइना ने एक 9 डैश लाइन एक ड्रॉ कर रखी है साउथ चाइना सी में, तो वहां पे अपनी क्लेम करता है। यहाँ फिलीपींस का एरिया भी, आइलैंड्स को चाहते हैं कुछ आपके, मतलब वियतनाम, इंडोनेशिया के आइलैंड जैसे नटूना, वियतनाम के आइलैंड आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ चाइना सी में, परासल आइलैंड्स ये मिलेगा आपको,
परासल आइलैंड्स के जस्ट के नीचे आपको स्कार वो सोल्स मिलेगा। फिलीपींस इस पे दावा करता है, लेकिन चाइना कह रहा है ये मेरा है, डिस्प्यूटेड है। जैसे परासल आइलैंड्स वियतनाम और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है इसको लेके। फिर नीचे आप आएंगे, आपको रीफ टाइप की मिलेगी, यहाँ पर आपको एक रीफ मिलेगी, और उसी सोलो रीफ है, और सोलो रीफ का नाम ही क्या है, मिसचीफ रीफ। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे समथिंग। और ये स्पार्टली आइलैंड है आपके। ठीक है, इनको लेके डिस्प्यूट है चाइना का। ये सारे आइलैंड डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं, जिनको चाइना अपना क्लेम करता है इन पे 9 डैश लाइन के समथिंग। ठीक है, तो ये आपने अब लोकेशन देख लिया, नटून आइलैंड को लोकेशन पे देख लिया है। बाकी हमने देखो, ये आपका रीफ है, रीफ अच्छा, जो मिसचीफ रीफ है यहाँ पे है ये है आपकी ये है मिसचीफ रीफ, वो सॉरी, ये है मिस्चीफ रीफ, ये आपकी यहाँ पे है। चाइना इस पे भी क्लेम करता है अपना समथिंग है। तो ये चाइना की, ये देखो रीफ इस टाइप की होती है। अब हम आपको लेक्चर में पढ़ा चुके हैं रीफ, अटॉल, अगर इसको पूरे को ऐड कर दिया जाए तो ये अटॉल बन जाता है। रीफ क्या होती है, किसी जैसे माउंटेन है, एक बैरियर रीफ होती है। बैरियर रीफ क्या होती है, एक टाइप की बैरियर होती है यहाँ पे। ठीक है, 3 टाइप की रीफ होती है, बैरियर, और एक अटॉल होता है, और एक और होती है, तो नाम फ्रिंजिंग रीफ। तो फ्रिंजिंग रीफ अटैच होती है और माउंटेन से थोड़ा दूर होती है, बैरियर रीफ होती है, अटॉल इस टाइप के होते हैं। ठीक है, चारों बीच में पानी, ये थोड़ा थोड़ा आइलैंड, फिर चारों तरफ पानी, अटॉल आए। तो जैसे आपके मालदीव में चले जाओ, अटॉल्स मिलेंगे, लक्षद्वीप में अटॉल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पे आपने देखा कि साउथ चाइना सी में आपकी मिस रीफ भी है, नटूना भी है, पार्शल आइलैंड में, तीनों ही आपके साउथ चाइना सी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नटूना आइलैंड हमने देख लिया, इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है, लेकिन चाइना क्लेम करता है पार्सल आइलैंड। अब इनको क्या है, अब क्या है इनको, जैसे 9 डैश लाइन पे पूछ लिया, अब इनको ऑर्डर में लगाने को आता है। नॉट टू साइड कह देगा, पार्सल आइलैंड, स्कारवॉर सोल्स, मिस्शीफ रीफ, ह्यूज रीफ, ये सारी देखो रेड कलर के रीफ दिखे लिखे हैं, स्पार्टिल आइलैंड, नटूना आइलैंड, इनको नॉट टू साउथ लगाओ। इस टाइप से क्वेश्चन, या आपको डिस्प्यूटेड पूछ दिया जाएगा आपको नटूना आइलैंड डिस्प्यूटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, मलेशिया, या चाइना, मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया किसके क्षेत्र में है। जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट, नागोर्नो काराबाख इज रिलेटेड टू डिस्प्यूटेड जोन, अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में है, बहुत सारे डिस्प्यूटेड जोन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके फ्रेम कर दिए जाते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में। तो चलिए, आज हमने काफी क्वेश्चन देखे, 5 से 6 7 क्वेश्चन देखे समथिंग, उनके बारे में जाना, वेटलैंड जाना क्या होता है वेटलैंड, और भी चीजों में, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व के बारे में आज हमने डिटेल में जानकारी थोड़ा ली। और काफी अच्छे सवाल थे। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर की जो लिंक है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी विद पीडीएफ। और यहीं पे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था जो है, एमसीक्यू सीरीज 5 क्वेश्चन की चल रही है, तो वहां पे आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। वो भी कई डायमेंशन से क्वेश्चन, वहां पे एक टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, जो रिवीजन बेस्ड सीरीज बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि बार बार वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होके आते हैं। और बार बार अगर बात वही चीज आप देखेंगे सुनेंगे तो आपके दिमाग में बनी रहती है, जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम अटेंड कर ले जाते हैं। तो उस उसको जरूर देखिए, ज्योग्राफी वाली सीरीज भी देखिए, काफी बेनिफिशियल है दोनों सीरीज आपके लिए। तो चलिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।